तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अभी 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीट है हरियाणा में, और जैसे ही 2026 आएगा परिसीमन होगा। हालांकि बहुत सारे भाइयों ने जो ज़्यादा राजनीतिक नहीं है उनको पता नहीं कि परिसीमन क्या हुआ है। देसी सी भाषा में बता दूं, परिसीमन जब हमारे एक विधानसभा क्षेत्र में, हमारे एक लोकसभा क्षेत्र में, हमारे हरियाणा में, मतलब पूरे राज्य में काम निर्धारित हो, भाई इतनी जनसंख्या पे इतने अधिकारी होंगे, इतने कर्मचारी होंगे, इतने विधायक होंगे, इतने नेता होंगे, इतने मंत्री होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़े है वो जनसंख्या बढ़ती जावा है, और जब वो जनसंख्या बढ़ जावा है तो काम का बोझ अधिकारियों पे, मंत्री नेताओं पे, सब पे बढ़ जावा है। मान ले वहाँ जहाँ पे 1 लाख लोग हैं वहाँ पे एक विधायक हो, मान ले वहाँ, तो जैसे ही 20 साल गुजरे तो 20 साल में वहाँ पे 1 लाख तो होंगे नहीं, तो कम से कम 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख इतनी जनसंख्या बढ़ा है। जब जनसंख्या बढ़ा है तो उन अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे, विधायक, मंत्री, सांसदों पे वो भी प्रेशर भी बढ़ा है। तो सरकार ने इस पे कानून बनाया कि भाई जब अगर ऐसी स्थिति होने लग रही है तो वहां पे एक समय के बाद परिसीमन लगाया जाएगा कि वहां पे अधिकारियों की, इन सब की संख्या को निर्धारित करके इनको भी बढ़ाया जाए और अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा सा राज्य का विकास हो, ऐसा भी हर 20 साल में निरीक्षण किया जाए। तो इस टाइप का एक परिसीमन हुआ है, तो परिसीमन बनाया जाएगा। उस परिसीमन में जैसे अभी चर्चाएं ये चल रही हैं कि 4 लोकसभा और बढ़ेंगी, 4 लोकसभा बढ़ेंगी। तो आज एक लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 9। तो 4 और बढ़ेगी तो 9 चौका 36। बहुत सारे यूं को है कि 3 लोकसभा बढ़ सके हैं, फिर भी मैं ये मानूं कि 14 लोकसभा होंगी, तो 14 लोकसभा के हिसाब से 36 विधानसभा बढ़ेंगी। और जो आज 14 लोकसभा में 2 आरक्षित सीटें हैं, जैसे कि सिरसा की है, अम्बाड़ा की है, उसी प्रकार एक आरक्षित सीट और बढ़ जाओगी। अब जब 20 सालों में 2 लोकसभा सीट अम्बाड़ा और सिरसा रही है, शायद मैंने कुरुक्षेत्र बोल दिया, शायद अम्बाड़ा और सिरसा रही है, तो हो सकता है उनको अब बदल दिया जाए। अब 2 की जगह 3 होंगी, तो 3 कौन कौन सी होने की संभावना है? चर्चा ये है, एक सीट तो कुरुक्षेत्र को, ऐसा चर्चाएं हैं कि कुरुक्षेत्र को हम आरक्षित सीट बना दें, ये चर्चाएं हैं। अगर कुरुक्षेत्र आरक्षित सीट बन गई तो देखो, जो अभी सिरसा और अम्बाड़ा है उनको हटाने का भी प्लान है, भाई अब इनको आरक्षित सीट ना रखें शायद, लेकिन अब इनको नहीं है तो अभी फिलहाल 2 हैं तो 3 होनी है। तो एक चर्चाएं हैं कि कुरुक्षेत्र होगी आरक्षित सीट लोकसभा की, और एक रोहतक को आरक्षित सीट बनाने का प्लान है। कुरुक्षेत्र में तो समझ में भी आवा है कि भाई वहाँ पे ओबीसी वर्ग है, एससी समाज है, ज़्यादा है, तो हो सकता है उनके लिए सोचा जाए। क्या ऐसी स्थिति रोहतक की भी है? अगर रोहतक की है तो ठीक है। अगर इसको ये सोचा जाए कि रोहतक लोकसभा हुड्डा साहब का गढ़ है और हुड्डा साहब के गढ़ को इसी तरीके से तोड़ा जा सकता है, इसलिए वहाँ पे लोकसभा सीट बनाई जाए। अगर ऐसा होगा तो विधानसभा किलोई को भी आरक्षित सीट बनाने की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि हुड्डा साहब का गढ़ तोड़ना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है। ये तो ठीक है, सरकार आ गई, हालांकि इस सरकार आने से पहले चर्चाएं बड़े जोरों पे थी कि अब की बार हुड्डा सरकार, और बहुत सारे यूट्यूबर, पत्रकार, और मतलब मोस्टली लगे ही था इसी पे। बड़े बड़े तो ये भी कहते हैं कि भाजपा तो दहाई का आंकड़ा भी छू ले तो बड़ी बात मानियो। हालांकि वो तो एक टाइम पे आके, मतलब 8 तारीख में रिजल्ट आना था, 7 तारीख ने मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें ये कहा था कि 44 सीटें लगभग भाजपा की आएंगी और 35-37 के लगभग कांग्रेस की आएंगी। तो
फिर मैंने कह दिया भाई जिन्होंने गाली देनी दे लो, खूब लोगों ने दी। खैर कोई बात नहीं। अब जब इस तरीके की स्थिति है, अगर रोहतक को लोकसभा आरक्षित कर दिया गया तो हुड्डा साहब फिर इलेक्शन लड़ेंगे कहां से? क्या उनके लिए सोनीपत की सीट को सेफ माना जाए? हालांकि 2019 में हुड्डा साहब सोनीपत लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी जी इलेक्शन लड़े हैं तो वो जीत गए। तो क्या ये माना जाए कि सतपाल ब्रह्मचारी के जीतने के पीछे की वजह हुड्डा साहब हो सकते हैं, या सतपाल ब्रह्मचारी का खुद का एक वर्चस्व था? तो ये बहुत सारे समीकरण अब की बार उठापटक होगा। मैं अक्सर यह बात कहा करता कि जो 2024 में इलेक्शन जीतेगा जो पार्टी, वो अगला इलेक्शन 90% जीतने के चांस उसके बड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये निर्धारित करेगा परिसीमन के हिसाब से कौन सी सीट कहाँ होनी चाहिए, किस सीट को कहाँ से तोड़ना है, कहाँ पे कौन सा कास्ट फैक्टर ज़्यादा है, उस कास्ट फैक्टर को विखंडित कैसे करना है, कौन सा कास्ट फैक्टर कहाँ सेट बैठेगा, कहाँ पे हम जीत सका, ऐसा अंदाजा लगाया जावा है। तो चूंकि अब की बार भाजपा तीसरी बार है तो चौथी बार आने में भी कोई समस्या सी दिखाई नहीं दे रही। जो भी उनको ये लगा है कि यो हमने सिद्ध है, चाहे पार्टी का ही क्यों ना हो, जो हमने यूँ सिद्ध है, यो विपक्ष का है, यो फलाना है, यो डिकड़ा है। क्योंकि भाजपा का रोड मैप आम रोड मैप नहीं होता, वो बहुत दूरदर्शी सोच का चले हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कांग्रेस सोच नहीं पाती, भाजपा वहां से तो सोचना शुरू करे है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं, फिर उन एग्जाम्पलों पे चर्चा आप किसी और वीडियो में करांगे। तो आज जो स्थिति ये है कि जो 2024 में जीतेगा 28-29 तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र चल रहा है, तो हो सकता है 27 के एंड में या 28 के बीच में इलेक्शन होने की संभावना हो जाए। नहीं होगा तो 29 तो है ही सेफ जोन। तो उसमें 36 सीटें और कौन सी हो सकती हैं जहां जहां भाजपा ये लगा है। अब जिक्र अगर हम जींद का कर लें तो जींद शहरी और जींद ग्रामीण की भी चर्चाएं चल रही हैं, जींद लोकसभा की भी चर्चा चली हुई है। और बात कर ले वहाँ नरवाना, और नरवाना के साथ जो उझाना गांव हैं उनको भी 2 अलग सीटों में बनाने की बातें चली हुई हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर बदलाव होगा। 2026 में जो परिसीमन होगा आम जनता के वो समझ में आते आते इतने 2028-29 का इलेक्शन हो जाएगा। फिर लोग माथा पकड़ के बैठेंगे, उत्तरी गए भाजपा यो भी सोच रही थी। क्योंकि भाजपा सिर्फ 2014 ही नहीं सोच के चली थी, भाजपा 2019 ही नहीं सोच कर चल रही थी। आने वाले 100 सालों में क्या काम करना है और आने वाले 50 सालों में क्या हो जाना है, यो भाजपा का संघ का एक प्लान है। आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मेरे तो फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कोई। तो आगे आगे यह स्थिति कितनी खतरनाक बनेगी और इसका फायदा कौन लेगा? भाजपा का तो है ही निगर फायदा, लेकिन अब जो ये कह रहे थे चौटाला पार्टी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो गलतफहमी है। आने वाले टाइम में ओम प्रकाश चौटाला मतलब इनेलो और जजपा एक होने के पूरे चांस हैं। ये समीकरण शुरू में ही बिठा दिया गया था, जहां तक सोर्सेस से पता चला है कि ये समीकरण पहले ही बिठा दिया था। भाई इनेलो एक रही तो आओगी नहीं, इसलिए एक को अलग कर दो। दुष्यंत युवाओं की सोच है, दुष्यंत युवाओं का वो सैलाब है और सरकार आ जाएगी। सरकार आई भी, डिप्टी सीएम आज भले ही लोग ये कह दें कि इनेलो तो खत्म होगी और डिप्टी सीएम दुष्यंत बन गया, अरे वही सारी रेडियां केले तो नहीं गई हैं। यह तो हम उस स्तर पर सोच रहे हैं। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या पर राज करना है तो आम जनता क्या सोच रही है, क्या उनको नहीं पता? तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी सोच है कि भी कैसे रोड मैप तैयार करना है, कैसे चलना है। हम तो अड़े रोटी खावा हर गुदड़े में लेट जाए, बात कर लिया फलाना ढिगड़ा, ये उसने गलत नहीं किया, ये उसने ठीक नहीं किया, ऐसा करना, अरे ये तो मैं सोचे बैठे थे। खैर
आगे आगे इलेक्शन इतना शानदार कहूँ कि खतरनाक कहूँ, वो आप ले लियो उस बात ने, लेकिन इतने बड़े समीकरण पे लड़ा जाओगा। आम जनता तो छोड़ो, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी सोच तक बहुत दूर होगा कि अच्छा भाजपा यह सोच रही थी। सिर्फ विपक्ष यही सोचता रहेगा हमेशा, अच्छा तो यह नु सोच रही थी, अच्छा तो यह नु सोच रही थी। तो इतने रामकहानी फुर्रो ले धरी। तो यह एक छोटी सी वीडियो आपने किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बहुत सारे समीकरण उतार चढ़ाव के हैं और बहुत कुछ होना जाना है। भाजपाओं ने जो गलती 2019 से 24 के बीच में करी होगी, जैसा कि हम सोच रहे हैं, उससे कई गुना आगे बढ़कर भाजपा काम करेगी। आम जनता के बहुत सारे काम होंगे, गरीबों के लोग लेकर बहुत सारे प्लान तैयार होंगे और बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। मैं अलग अलग वीडियो में वो चर्चाएं करूं तो बढ़िया है। फिलहाल ये एक छोटी सी वीडियो आपने किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।